हेलो गाइस, आज हम हैं कोहे फिजा में, जो कि भोपाल के ओल्ड भोपाल की तरफ आता है। और कोहे मतलब पहाड़। तो भोपाल की खास बात यह है, जो टोपोग्राफिकल खास बात है वो ये है कि भोपाल कई सारे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। छोटे छोटे इधर रेंजेस हैं और छोटे छोटे लेक्स हैं, तालाब है, बड़ा तालाब है, छोटा तालाब है, और उसमें ये जुड़ा हुआ है। उसके बीच में आज हम हैं ओल्ड भोपाल का। अभी तक हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करे थे पेड़। आज हम ओल्ड भोपाल की सूफिया मस्जिद के आसपास वाले इलाके जो हैं, ये एक सूफिया मस्जिद है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, बड़ा खूबसूरत मस्जिद। इसके आसपास के पेड़ आज हम एक्सप्लोर करने जाएंगे। आज जो है बड़ी खास दिन भी है। आज हम एज एन अर्थ डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 22 अप्रैल को हर साल अर्थ डे होता है, उसके बारे में भी आज को हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर नसरीन सिद्दीकी मैम और डॉक्टर माधुरी मोड़क मैडम और नीलोफर सिद्दीकी मैडम। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग जी। बताएं, तो आज हम एक तो कोहे फिजा के पेड़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कोहे फिजा जो है थोड़ा सा वाटर लेवल से ऊपर है, इस वजह से कोहे मतलब होता है हिल्स। और भोपाल जो है काफी सारे हिल्स के बीच में बसा हुआ है, जैसे अरेरा हिल्स हो गया, ईदगाह हिल्स हो गया, शाहपुरा भी हिल्स है, और कोहे फिजा भी अपने आप में हिल्स है। हिल्स की खास बात ये होती है कि उधर बड़ी अच्छी डाइवर्सिटी मिलती है पेड़ों में, और हम लोग लेक के पास भी हैं, तो उसका भी फर्क पड़ता है पेड़ों, राइट जी। तो अब बताइए हम क्या डिस्कस करें आज इधर खड़े होकर। सबसे पहले तो अपन को सामने जो पीले फूलों वाला प्लांट दिख रहा है। एक मिनट, ये इस बार हमने थोड़ी सी कोशिश करी अपना साउंड इम्प्रूव करने की, तो माइक इस टाइप से हम करेंगे। हाँ, ये इसका नाम है पेल्टोफोरम। ओके। और पेल्टोफोरम को कॉमन इसमें कहते हैं कॉपर पॉट ट्री, क्योंकि इसके कॉपर कलर की पॉट्स हैं। पूरा पेड़ जो है ऊपर ऊपर से कॉपर कलर की पॉट से भरा हुआ है। और ये भी जो है फैबेसी का प्लांट है, और इसलिए इसमें सॉइल को एनरिच करता है बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि येलो येलो फ्लावर्स जो है वो एक गुच्छे में या पेनिकल में लगे हुए हैं। और इसकी ये वाली स्पीशीज कौन सी है? पेल्टोफोरम पेट्रोकार्पम। इस समय इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें ऊपर की तरफ बहुत सारी पॉट्स दिखाई दे रही हैं, मतलब इसका फ्लावरिंग सीजन खत्म हो रहा है और फ्रूटिंग इसमें शुरू हो चुकी है। वरना इसकी जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत बड़े बड़े गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं और वो गुच्छे ऊपर की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं, तो ऐसे आकाश की तरफ पॉइंटेड रहते हैं, तो बहुत सुंदर दिखाई देता है पेड़, और अक्सर पूरा पीला हो जाता है। क्या पॉइंटेड होते हैं आकाश की तरफ इसके? फूलों के जो गुच्छे होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं, वो मतलब पूरे ऊपर की तरफ इजेक्टेड होते हैं। ओके, जो जैसे ये येलो कलर के जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। ओके। और इस पेड़ में हम देख रहे हैं, अभी हम देख पा रहे हैं बहुत सारी चिड़ियाएं हैं। जो इस पेड़ का एक यूनिक फीचर दिख रहा है, वो नीचे की तरफ थोड़े से येलो फ्लावरिंग है और ऊपर की तरफ कॉपर कलर के पॉट्स हैं। ऊपर की तरफ फ्रूटिंग हो चुकी है, तो ये अभी इसमें फ्लावर्स से इवॉल्व होके फ्रूट्स बन रहे हैं, राइट? बिल्कुल सही। और ये जो फ्रूट्स बनते हैं, इसमें करीब महीना 2 महीने का समय लगता है। उस क्रिया को हम लोग कहते हैं फ्रूटिंग एक्टिविटी। तो फ्लावरिंग का जो इसका पीक सीजन होता है वो 2 महीने पहले का होगा, मतलब लगभग फरवरी, मिड फरवरी से मिड मार्च तक ये बहुत ज्यादा फ्लावरिंग में रहता है। उसके बाद इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, इसलिए अभी हम देख रहे हैं कि इसकी फ्लावरिंग अब कम होती जा रही है। राइट। ये प्लांट मैंने देखा है कि ये रोड साइड भी भोपाल में बहुत ज्यादा लगा हुआ है, बहुत ज्यादा दिखता है, क्योंकि ऊपर की तरफ कॉपर पॉट्स जो होते हैं, ये लेग्यूमिनस फैमिली का है। लेग्यूमिनस फैमिली का है ये प्लांट। और जैसा कि तुमने बताया कि हाँ, रोड साइड पे, पूरे रोड साइड पे इसको प्लांट किया गया है, क्योंकि बहुत अच्छा शेडी प्लांट है। यानी बहुत अच्छी कैनोपी होती है, घना होता है और शेड्स होते हैं, और पूरे जब फ्लावरिंग सीजन होता है तो ऑर्नामेंटल वैल्यू इसकी बढ़ जाती है, बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है ये। इसकी पत्तियां जो है फेदर कंपाउंड होती हैं, डबल कंपाउंड होती हैं, तो अलग से हम देख सकते हैं कि वो पत्तियां बड़ी खूबसूरत दिखती हैं। तो ये प्लांट जो है वो
लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, इसलिए फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी बहुत यूजफुल है। शेडी है, ऑर्नामेंटल है, और इसकी कॉपर पॉट जो है वो दूर से नजर आ जाती हैं, तो आराम से उसको पहचाना जा सकता है। ओके, तो एक तो शेडी पेड़ है, ऑर्नामेंटल ट्री है, और लेग्यूमिनस प्लांट है। लेग्यूमिनस प्लांट की खूबसूरत बात यह होती है कि इसके नीचे ये ग्रासेस को पनपने देता है, और जब इसके नीचे ग्रासेस पनपती हैं तो कैटल्स आके और गाय भैंस बकरी आकर उसको खाते हैं, और उसमें नरिशमेंट इन लोगों को मिलता है बड़ा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था इमली का पेड़, उसके नीचे वो कुछ नहीं उगने देता क्योंकि एसिडिक कर देता है उसकी पत्ती और जो नीचे से गिरती हैं बायोमास। होता है कि वो सॉइल को और एनरिच कर देता है, तो उसके नीचे फॉडर अपन उगा सकते हैं, और उनको गाय भैंस के लिए चारा बना सकते हैं, है ना। अब दूसरा प्लांट अपन ये देखेंगे, इसके नीचे हम लोग खड़े हैं। इस प्लांट के नीचे हम लोग खड़े हुए, इस पेड़ के नीचे एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। इसकी बार्क बड़ी यूनिक है, ये देख सकता हूँ, ये देखिए कि क्या क्या कहते हैं इसको कहा जाता है फिशर्ड बार्क, जिसमें लॉन्जिट्यूडनल फिशर्स बन जाते हैं, और वहां से वो क्रैक होती है, उसके बाद वो टूट के निकलने भी लगती हैं। ओके, तो फिशर बार्क कह रहे हैं। ये ऐसी लॉन्जिट्यूडनल इसमें फिशर्स पड़ेंगे और फिर ये निकलती भी जाएंगी, राइट। ये आप नीचे देख सकते हैं। इसके पहले फ्लावर्स दिखाओ। फ्लावर्स, इसके अब हम फ्लावर्स देखते हैं। ये तीन वाले दिख रहे हैं, ये वाले, ऊपर की तरफ। ये फ्लावर्स हैं इसके, अगर आप देख सकते हैं तो ये भी फ्लावर है, राइट, हरे कलर का, है ना। नहीं, ये इन्फेक्शन है इसमें। ओके, ये कुछ इन्फेक्शन है। फ्लावर्स, ये फ्रूट भी लगा हुआ है इधर, राइट। ये जो दो दिख रहे हैं इस तरह के, इसमें पूरे गोले में फ्रूट्स लगे रहते हैं। मतलब जैसे सीताफल की उभरी उभरी सी आंखें दिखाई देती हैं, इसका उभरा हुआपन इतना ज्यादा होता है कि ये उससे अलग होने लगता है। तो इसमें अभी बाकी सब तो नहीं दिख रहा है, अभी केवल दो दिख रहे हैं डेवलप हुए। हो सकता है इसमें और भी लगे हों, हम लोग देखते हैं। इस प्लांट का नाम है मिलियोसा टोमेंटोसा या यूवेरिया टोमेंटोसा। ये सीताफल वाली फैमिली का प्लांट है, और इसमें जो इसके फ्रूट्स लगते हैं वो इसी तरह के गोल लगते हैं, लेकिन पूरे जो होते हैं वो इसमें अलग अलग बबल्स निकले हुए रहते हैं। राइट, एक मिनट में ये जूम कर बता देता हूँ। ये जो फ्रूट आप देख पा रहे हैं, ये फ्रूट है सीताफल की फैमिली का, सीताफल का रिश्तेदार है। सीताफल को और क्या कहते हैं, शरीफा भी कहते हैं। और क्या क्या शरीफा कहते हैं, कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। राइट, और सभी ने, सीताफल जो होता है वो कैल्शियम और शुगर्स में बहुत ज्यादा रिच होता है। ओके, लेकिन एक पता नहीं क्या बात है ऊपर वाले की, जिसमें इसका फ्रूटिंग सीजन बहुत छोटा होता है। अभी से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है सीताफल वाली फैमिली के प्लांट्स में, लेकिन वो फ्रूटिंग होती है अक्टूबर नवंबर में। ओके, तो इस प्लांट की जो यूनिक फीचर है वो तो एक इसका बार्क बहुत ही उम्दा फिशर बार्क है, और फ्रूट्स इसके बड़े डिफरेंट हैं, ये देख सकते हैं हम फ्रूट्स। और अभी इसमें फ्रूटिंग सीजन तो नहीं, फ्लावरिंग सीजन चल रहा है। ये देख सकते हैं कि कैसे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, ये सब फ्लावर्स ही है ना, राइट। अच्छा, हाँ, तो ये वही छोटे वाले, ये लाल वही तो है। काले होते हैं वैसे तो, वो लाल होगा। हाँ, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये पड़े हुए हैं, कुछ फ्रूट्स पड़े हुए हैं, लेंटाना के हैं, जो एक अपन कहते हैं एक तरह की वीड है और झाड़ी नुमा प्लांट होता है, लेंटाना का हमारा, तो उसका के ये लेंटाना का पेड़ लगा हुआ है, इसके नीचे लगा हुआ है। अच्छा, ये जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर परवेज सिद्दीकी एंड मिसेस राना सिद्दीकी। हेलो, आइए। और लेंटाना के बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं। ये जो है पेड़, ये लेग्यूमिनस का कुछ इसमें है, इसमें कुछ नहीं है। नहीं, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का नहीं है, लेकिन इसको बहुत ही एक हार्मफुल वीड कहा जाता है कि ये बाहर से इंडिया में आई है और बहुत जगह फैल गई है, और बाकी प्लांट्स को फिर फैलने में रोकती है। और इसके ऊपर एक कहा जाता है एक इंसेक्ट होता है जो कि वो सारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए ये जैसे कि
वाटर में अपन वाटर हाइसिंथ कहते हैं, ऐसे ही ये टेरेस्ट्रियल वीड है। ओके, जहाँ ये डेवलप हो जाती है, जहाँ ये डेवलप हो जाती है उसके आसपास बाकी जो वेजिटेशन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन एक समय भोपाल में ये बहुत ज्यादा थी, सबने देखे होंगे, इसमें मल्टी कलर्ड फ्लावर्स लगते हैं, गुच्छे में लगते हैं, और थोड़ा सा फिटेड स्मेल होती है उसमें। लेकिन अब उस कंपैरिजन में कहें तो पिछले 25-30 साल में हमने जो देखा उसमें इसकी अब संख्या बहुत ही कम हो गई है। ओके, तो इसके संख्या कम होने का क्या कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ है या इन जनरल ही इसका? नहीं, इसके कम होने के पीछे एक कारण तो पार्थिनियम दिखता है। ओके, जहाँ पार्थिनियम डेवलप हो जाता है वहाँ ये गायब हो जाती है। ओके, इस प्लांट का कॉमन नेम है गुल सितारा। गुल सितारा, मल्टी कलर फ्लावर्स बिल्कुल ऐसे जैसे टॉर्च के तरह के वो दिखते हैं, और वो गुल सितारा कहलाते हैं। किसका फोन आ रहा है? चलिए इधर से आगे बढ़ते हैं। ये शरीफे की फैमिली का पेड़ है। यस, मिस्टर परवेज सिद्दीकी का क्वेश्चन है जी, बताएं। हम ऐसी जगह पे हैं जो कि शायद बहुत पुरानी जगह लग रही है, और ये बहुत अभी जो आबादी है उससे भी ज़्यादा आबादी हुआ करती थी यहाँ पे, और इसके जो माहौल था शायद बहुत बेटर हुआ करता था। बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन मेरा ये है कि पेड़ को हम देख के क्या उसकी एज का अंदाज लगा सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तो ये पेड़ जो हम जिसके पास खड़े हैं, ये भी इट मस्ट बी मोर देन सेंचुरी और सो है, और एक ये लगभग 100 साल से उजाला का पेड़ होगा, क्योंकि शाहपुरा हिल्स पे इसके हमने और ट्रीज देखे हैं जिसका स्टेम हार्डली जो अपने लैंप पोस्ट के पोल्स होते हैं उतना मोटा है। तो इसके जो ट्रंक है इसका गर्थ देखते हुए लगता है कि ये पेड़ बहुत पुराना है। मेरा क्वेश्चन है कि एक कॉमन मैन पेड़ को देख के कैसा अंदाज लगा सकता है कि ये कितने साल का होगा? नहीं, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है इस तरह का। नहीं, देख के कैसे पता चलेगा? कॉमन मैन लैब में उसका सेक्शन काट के तो पता किया जा सकता है उसकी। नहीं, लेकिन ट्री का सेक्शन कटिंग इतना आसान नहीं होता, उसके लिए तो आरा मशीन की जरूरत पड़ेगी ना। पेड़ काटना पड़ेगा। लेकिन अभी आपने जो बात कही कि ये बहुत पुराना एरिया है, तो आज मैं 64 रनिंग हूँ। जिस समय मैं 6-7 साल की थी उस समय हम लोग गोलघर के पास रहते थे, और एक बार हमारे मामा जी हम लोगों को यहाँ घुमाने के लिए लेके आए थे, और तब हम इस मीनार के ऊपर तक चढ़ के गए थे, और यहाँ पे नवाब साहब का मकबरा बना हुआ है अंदर। उस समय वो ओपन था, सब लोग वहाँ जाके दर्शन कर सकते थे। अब न तो अंदर जाने की इजाजत है, न ऊपर चढ़ने की इजाजत है, लेकिन उस बचपन की वो जो यादें दिमाग में थी, भोपाल में ही रहते हुए भी हमने, कहना चाहिए लगभग 50 साल बाद दोबारा से इस मस्जिद को देखा। मेरा यहाँ सुना है कोई डिजाइनर अफ्रीका से ये पेड़ लाए थे कुछ। अच्छा, कैन यू आइडेंटिफाई? आई डोंट नो। इधर के ये कोने के इधर। ये हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर यूसुफ एंड डॉक्टर परवीन। हेलो हेलो, वेलकम जी, आइए। यही खास बात है नेचर वॉक की कि एक्सप्लोरेटरी, बड़ा एक्सप्लोरेशन वाला मोड होता है, पायनियरिंग वाला मोड होता है कि हम जाएं और नेचर को समझें और हर चीज का लुत्फ उठाएं। ये जो हमारे जो पैरों के अंदर जब हम चल रहे हैं तो आवाज आ रही है सूखी पत्तियों की, उसका भी हम लुत्फ उठा रहे हैं। ये बहुत मजा आता है हमें नेचर वॉक करने में। ये हमारे सामने आ चुका है नीम का पेड़। खाकर लगा हुआ है। कॉपर पॉट जो हमने उधर देखा, जो उसके बारे में बात करी थी, वो ये वाला है। इसके ऊपर हम देख सकते हैं अभी फ्रूटिंग सीजन आ रहा है। ये नीम का पेड़ है जो हमारे पास है। आइए, आवाज आप सुन सकते हैं, चिड़ियों की आवाज। ये है डॉली कैंड्रॉन नाम का प्लांट है। एक मिनट, थोड़ा आगे चलकर बात कर लेते हैं। आइए, ये जो हम सामने देख रहे हैं, ये पेड़ है, इसका नाम है डॉली कैंड्रॉन फलकेटा। इसको फलकेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके फ्रूट्स जो होते हैं
वो सिकल शेप्ड यानी फलकेट हो जाते हैं, थोड़े से ट्विस्टेड भी होते हैं। ये देखिए वहाँ पे वो लटक रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये जो ट्विग्स नीचे आ रही है वहाँ पे लगे, नहीं दिखे? नहीं देखो, हाँ ये देखो, ये जो ग्रीन वाला बंच है ना, इसके ऊपर ये देखो, ये सूखी सी डाली जो नीचे आ रही है। ओके ओके, हाँ, हाँ हंसिया के शेप में। उसके पीछे की तरफ भी एक है, वो थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट भी हो गया है। राइट। फ्रूटिंग सीजन चल रहा है अभी इसमें फ्रूटिंग सीजन चल रहा है। पुराना पेड़ है ये, और ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये अफ्रीका से लाके लगाया था, और यहाँ पे बहुत काफी पुराना है ये। और इसमें व्हाइट फ्लावर्स होते हैं ना, इसमें व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। उसकी जो पेट कोरोला होता है वो बहुत ज्यादा क्रेप्ड होता है, क्रिम्पल्ड। और ये उसी फैमिली का है जिसके अंतर्गत काइगेलिया पिन्नेटा, जिसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, ये उसी फैमिली का है। आलम खीरा जो एक बहुत बड़ा सा हाँ, फ्रूट होता है, वही वाला, ये उसी का है साथी। और वो भी अफ्रीका से आया हुआ पेड़ है, ये भी उसी के साथ यहाँ आया हुआ। हाँ, वो काइगेलिया अफ्रीकाना है, इसकी स्पीशीज फलकेटा हो गई है, लेकिन ये है ओरिजिनल वहीं का। अपन लोग ये कहते हैं ना कि अफ्रीका में बहुत बायोडाइवर्सिटी थी, और वहाँ पे अपन मानते हैं कि वहाँ का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत है। तो इन प्लांट्स को यहाँ पे लगाया गया, और यहाँ अब आजकल ये नेचुरलाइज हो गए हैं। प्लांट इतने पुराने हैं कि अब ये नेचुरल क्लाइमेट में भी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और नेचुरल क्लाइमेट में ग्रो होने का एक रीजन ये भी है कि ऐसा कहा जाता है कि जो अफ्रीका का क्लाइमेट था वो इंडिया के क्लाइमेट से कई जगह बहुत ज्यादा मिलता भी है। जैसे एलिफेंट्स भी अफ्रीका के बाद इंडिया में ही मिलते हैं। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये इस पेड़ को देख के आपको कैसा लगता है, ये पेड़ खुश है कि नहीं यहाँ पे? अभी उसको देख के तो खुश नजर आ रहा है। तो भाई कुछ इस पेड़ के बारे में बताएं। जी जी, एक जी बताएं। ऐसा मशहूर है कि भोपाल के रूलर्स अपने पर्सनल गार्ड्स जो है वो अफ्रीका से लाते थे, और यहाँ उस ओरिजिन के अभी लोग रहते हैं। तो जब अपने पर्सनल गार्ड्स अफ्रीका से लाए थे तब ये प्लांट्स भी लाए थे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है ये पेड़, ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ है ये पेड़, और यही एक जो फाउंडेशन है साइंटिफिक इंक्वायरी की, जो कि कल था अर्थ डे, 22 अप्रैल को मनाया गया अर्थ डे, और जिसकी इस साल की 2017 की थीम थी मार्च फॉर साइंस। और आज हम वही उस थीम को बरकरार रख के मार्च फॉर साइंस ही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा बुजुर्ग सा पेड़ दिख रहा है बाहर जी, क्या वहाँ चल के अपन इस पे बात करें? हम पीछे से चल पाते हैं, थोड़ा चलते चलते बात करेंगे। थोड़ा धूप और छांव के बीच का ये गेम है, उसमें हम चलते चलते बात करेंगे। आज हम हैं कोलफिजा में, सूफिया मस्जिद के कैंपस में थे। अब हम बाहर निकल के कुछ और पेड़ों की बात करेंगे। तो मैं बता रहा था अर्थ डे के बारे में। एक बहुत ही यूनिक डे है जिसमें हम अर्थ की एग्जिस्टेंस सेलिब्रेट करते हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एक तो ख्याल कि बिग बैंग हुआ था 13.5 बिलियन ईयर पहले। अंदर से चलना थोड़ा सा सही नहीं है, अपन बाहर से चलते हैं, क्योंकि चलिए ठीक है जी चलिए। तो वो अकेला चला गया था अंदर। चलिए, तो 13.5 बिलियन ईयर पहले बिग बैंग हुआ था। 4.5 बिलियन ईयर पहले सूरज बने थे। 3.8 बिलियन ईयर पहले अर्थ बनी थी। और आज इतने सालों बाद, करीबन कितने सालों बाद आज हम अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये मैं पर्सपेक्टिव दे रहा हूं क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है कि इस यूनिवर्स में हमारी कहां पोजीशन है और हमारी ईगोस कहां पर जा रही हैं, ये हम देख पर एक बार सोच लें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत जगह एनवायरमेंटलिज्म का जिक्र है, उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। आर्टिकल 21A राइट टू लाइफ जो है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका बहुत ही बड़ा इंटरप्रिटेशन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, जिससे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आप कैसे इस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें, उसके बारे में आर्टिकल है। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 51A(H) जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनिक बात यह है कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हुई हैं जो कि बताती हैं सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज करनी चाहिए। उस ड्यूटी में 51H जो है 51A(H) वो ये कहता है कि एज अ सिटीजन आपको, अब हम मस्जिद के अंदर घुस रहे हैं और इधर से हम निकलेंगे दूसरी तरफ। अपनी चप्पलें हम हाथ में उठा लेते, आइए आइए, कहाँ चलना है? और अब हम बहुत ही यूनिक जगह एक जा रहे हैं, बहुत ही यूनिक प्लांट को स्टडी कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा जगह देखने। आप देख सकते हैं हम लोग मस्जिद के अंदर हैं और अब हम निकल रहे हैं। आम का पेड़ लगा हुआ है, जी। अब ये मैं आपको बड़ा खूबसूरत एक पेड़ दिखाता हूँ, आइए। ये देख सकते हैं आप, सफेद टेबूबिया। कितना खूबसूरत ये पेड़, सफेद कलर के, अभी फ्लावरिंग है और एक भी पत्ती नजर नहीं आ रही। मैं आपको और पास से दिखा देता हूं। और ये 2 पेड़ लगे हुए हैं और बिल्कुल ही नूरानी पेड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत ये पेड़ है। इस पे आप ये देख सकते हैं चिड़ियां भी आकर बैठ रही हैं, कोई लीफ का नामो निशान नहीं है, सफेद कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं और सिर्फ तना, ब्रांचेस और फ्लावर्स, सिर्फ ये 3 चीजें हैं। कहाँ है हमारे एक्सपर्ट? हमारे एक्सपर्ट रह गए पीछे। तो हम थे फंडामेंटल ड्यूटीज की, कुछ सिटीजन्स की ड्यूटीज बनती हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है आर्टिकल 51A(H) की जो बात करें तो वो ये कहता है कि हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। और जो टर्म यूज किया है वो कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स यूज किया है। इसका मतलब जितनी भी इस धरती पर लिविंग क्रीचर्स हैं उनके लिए कंपैशन हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ये अपन को सोचने वाली बात है। सेकंड, जो हम इस ग्रीनफील्ड वॉक से अचीव कर पा रहे हैं वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, जो कि आर्टिकल 51A(H) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म डेवलप करें, वैल्यूज ऑफ रिफॉर्म डेवलप करें। तो ये जो सवाल हम पूछते हैं नेचर से, जो हम सवाल अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स होती रहती हैं उनसे जो हम सवाल पूछते हैं, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल का ही एक हिस्सा है जो कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमारी ड्यूटी हम सही से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आप सबसे कहेंगे कि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है हमारी, जो कि हमें करनी चाहिए। ये प्लांट है व्हाइट टेबूबिया, है ना। अपन ने येलो टेबूबिया देखा है, इससे पहले अपन ने कई बार देखा है कि पूरा प्लांट येलो फ्लावर्स से भरा हुआ आप लोगों को दिखाया था। उसको सिल्वर ट्रिम्पेट ट्री कहा था और उसकी पत्तियां क्योंकि नीचे से सिल्वरी होती हैं। और येलो वैरायटी तो पूरे भोपाल में जगह जगह प्लांट की गई है। और ये वाइट वैरायटी है, ये कोहेफिजा हिल पे ही 2-4 प्लांट्स हैं जो कि यहाँ देखने को मिलते हैं। और इस वक्त इसमें पूरी फुल ब्लूम पे है, तो पूरा प्लांट वाइट दिख रहा है। लीफलेस प्लांट है और वाइट हो गया है ये। तो ये टेबूबिया की वाइट स्पीशीज है और ये स्पीशीज का नाम है टेबूबिया अल्बा। टेबूबिया अल्बा, हाँ, ओके। अल्बा फॉर वाइट।
ओके, अल्बा फॉर वाइट होता है। हाँ, अल्बा का मतलब अल्बा जो भी स्पीशीज होती है वो उसमें हमेशा फ्लावरिंग व्हाइट होती है। ओके, और ये ट्री इस समय हम बिल्कुल लीफलेस देख रहे हैं, वरना जैसे आम का पेड़ घना होता है, बाकी समय में ये उसी तरह से घने कैनोपी वाला पेड़ है, एवेन्यू ट्री है, जिसके नीचे छाया के लिए लोग बैठते हैं आराम करने के लिए। और जैसा पहले आपने बात की थी वैसे ही कि जब ये हरा भरा रहता है तो इसके नीचे भी ग्रासेस या छोटे छोटे प्लांटेशन आ जाता है, जिसकी वजह से जानवर भी इसके नीचे इकट्ठा होते हैं। ऊपर वो दिख और इसकी जो बेस है जी। उसमें देखेंगे आइए, आपकी चलते चलते बात करें। और दानिश इसके ऊपर देखें अपन तो इस वक्त बहुत सारी वो बर्ड्स जो दिख रहे हैं वो वही मैं देख रहा था कि मेल एंड फीमेल हमिंग बर्ड्स आप देख सकते हैं इटकेलियां करते हुए बिल्कुल आपस में झूमती हुई इस पेड़ पर, और इसके जो फ्लावर्स हैं उसका नेक्टर का लुफ्त उठाती हुई हमिंग बर्ड्स इधर बहुत सारी हैं। फ्लावर्स जो है ट्यूब्यूलर हैं, तो ये हमिंग बर्ड्स या जो पर्पल सन बर्ड्स हैं उनकी नुकीली जो चोंच होती है वो उसमें डाल के वो उसका नेक्टर ले लेते हैं। तो इस वक्त इस पेड़ पर बहुत सारे दोनों तरह के मेल एंड फीमेल दिख रहे हैं। मेल जो है वो बर्ड कलर्ड है और फीमेल जो है वो येलोइश कलर का है, वह पर्पल कलर का मेल बर्ड है। अगर कहीं नीचे हमें इसका फ्लावर मिलता है तो हम देखना चाहेंगे। ये फ्लावर है, फ्लावर हम खोजते हैं। अरे वाह, बहुत ही उम्दा, अभी गिरा हुआ ऐसा मालूम होता है फ्लावर है। ये फ्लावर हम देख सकते हैं, और इसी फ्लावर के ऊपर हमिंग बर्ड्स जो हैं अपनी चोंच ऐसे घुसाकर राइट नेक्टर पी रहे हैं। There are so many birds out there। और ये आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत पेड़, इसका अगर मैं वो दिखाऊं आपको कहीं पर भी, और इस पेड़ की आप जड़ देखिए, यहां तक आ रही है, कितनी दूर तक आ रही है, ये देखिए। बट्रेस रूट्स बोला जा रहा है। ये बट्रेस रूट्स कहलाती हैं, जो ट्री को ग्रेजुअली चौड़ा कर जाती है नीचे, और इसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं, करीब 10 से 12 फीट की दूरी तक ये पहुंची हैं। और इसकी जो बार्क है ये भी आप देखेंगे कि ये फिशर्ड बार्क है, इसमें भी एक मिनट, इसकी बार्क में भी फिशर्ड बार्क है। ये फिशर्ड बार्क के बारे में हम थोड़ा सा और समझेंगे, क्योंकि ये एक आइडेंटिफाइंग फीचर समझ में आ रहा है। फिशर्ड बार्क है, मतलब लंबी लंबी फटती जाती है, लॉन्जिट्यूडनल स्प्लिट्स होते हैं इसमें। वर्टिकल टाइप का स्प्लिट है, मतलब ये ऐसा स्प्लिट हो रहा है राइट, ये इस तरीके से, इस वजह से इसको फिशर बार्क बोला जा रहा है। ओके, ठीक। और ये देखो प्लांट भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों पुराना है, इसकी पूरी एज जो दिख रही है इसमें, क्या ऐसा लग रहा है कि काफी साल पुराना प्लांट। जी, मस्जिद के इमाम साहब भी हमारे साथ हैं। जी, ये नवाब साहब ने ये पुराने पेड़ लगवाए थे। हमिंग बर्ड्स बहुत सारी हैं इसमें, आवाज भी सुन सकते हैं आप बर्ड्स की, और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स। इनकी जड़ें जो जमीन में फैली हुई हैं जी, उससे इसको मतलब स्ट्रेंथ मिल रही है कि आंधी और तूफान भी झेल लेता है ये पेड़, और सालों से ये बिल्कुल खुली जगह में भी अच्छी तरह खड़ा हुआ है। जी, ये पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि साल भी बोलना कम है, सदियों वाला जो है इसमें वो करेंगे। इसके बारे में कुछ और बताएंगे जी, आप बताइए इसके बारे में। ये जो पेड़ है बहुत हिस्टोरिकल पेड़ है जी, और इसको नवाबी दौर के अंदर नवाब साहब ने खास तौर पे इन पेड़ों को बाहर से रशिया से मंगवाया था। ये 3-4 कलर रशिया के हैं शायद, सुना में आया। तो इसको कलर चेंज होते हैं इन पेड़ों के हर मौसम में, 4 कलर चेंज होते हैं इसके फ्लावर्स के, कभी गुलाबी हो जाते हैं, कभी सफ़ेद, कभी पीले। तो 4-5-6 कलरों में ये इसकी बहुत कम जो है यहाँ भोपाल के अंदर इस पेड़ों को पाया जाता है। मेरे ख्याल से तो शायद आसपास तो कहीं होंगे ही नहीं, और इनकी आजकल कोई देख रेख नहीं हो रही। ये सदियों से मतलब ऐसी हैं, बस प्राकृतिक जो है इसको रखा हुआ है। मगर हम लोगों का आजकल ये है कि हम इसको देखें और इनको उजड़ने से बचाएं, क्योंकि ये नस्ल अब मिलती नहीं है भोपाल के अंदर। जी, हम सबका इसका फ़र्ज़ है कि इस पेड़ों को देखें, और यहाँ देखें कि आसपास ये देखिए कितनी गंदगी हो, ये जंगल को इस तरह से जलाया जा रहा है, ग्रीनरी को ख़त्म की जा रही है।
हाँ, यहाँ पर जब मैं कॉलेज में था तो यहाँ पर एनसीसी की कैंप लगते थे, जब तो ये मिलिट्री इसको मेंटेन करते थे लोग। मगर जब से यहाँ पे ये कैंप लगना बंद हुए इस जगह पे, तो ये सब यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सब वीरान सा है बिल्कुल। और आज अगर हम इनको बचाएंगे नहीं तो एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे और गिर जाएंगे। और फिर हमें अर्थ डे पर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की। और ये कंजर्वेशन की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती, इस कंजर्वेशन की जिम्मेदारी हम सब सिटीजन्स की भी होती है। और अर्थ डे जो हम मना रहे हैं वो इसी का ही एक हिस्सा है कि हम एटलीस्ट हमारा जो प्लांट्स हैं जो आसपास के, उसको हम डॉक्यूमेंट कर लें, उसको समझ लें कि क्या क्या है और कितनी बड़ी एक हमारे पास नेमत है कि हम ये प्लांट्स को देख पा रहे हैं। अब कहाँ चला जाए? 3 वैरायटीज होती है इसकी, यहाँ पर 3 या 4 वैरायटीज हैं भोपाल में। जो कि ये वाइट वाली वैरायटी तो सिर्फ यहीं पे लगी हुई है। इसी तरह से पिंक वैरायटी वीआईपी रोड पे है, लेकिन येलो वैरायटी सब जगह लगाई गई है। बहुत ज़्यादा जल्दी वो फास्ट ग्रोइंग भी है और खूब अच्छे इसमें येलो फ्लावर्स आते हैं। उसमें फरवरी में येलो फ्लावर्स आते हैं। और उसके अलावा एक पर्पल वैरायटी है जो कि अपन ने मयूर गार्डन में देखी थी। तो इस तरह से 4 वैरायटी है। एक्सपर्ट से मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पेड़ ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर पत्तियां ही नहीं है, तो इसको बगैर पत्ती के फूड कैसा मिलता है? नहीं, इसका फरवरी में लीफ फॉल होता है। पूरे साल भर इसमें पत्तियां रहती हैं। अब देखो पत्तियां आना शुरू हो गई, देखिए पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। तो मई जून में पूरी पत्तियों से भर के घर ग्रीन प्लांट हो जाएगा। ये अपने लिए फूड पूरा बनाएगा। और फिर वो ये क्योंकि डेसिडुअस पतझड़ वाला प्लांट है, तो फरवरी में इसमें पतझड़ हो जाता है। और नेचर ने ये ऐसा बनाया है कि पतझड़ के बाद ही इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है। तो जब लीफलेस होता है उस वक्त पूरा फुल ब्लूम में आ जाता है। तो दूसरा जैसे ये फूल है, क्या फूल भी फूड बनाता है पेड़ के लिए? नहीं, ग्रीन कलर होगा तभी बनेगा। ग्रीन अगर फ्लावर्स होंगे किसी भी प्लांट में तो बन जाएगा फ्लो, इसमें नहीं बनेगा। हाँ। तो कुछ जैसे होता है ना कि फूड बनाकर स्टोर कर लेते हैं, इसका भी कुछ वही किस्सा है। अभी इसमें बिल्कुल लीव्स नहीं दिख रही, पर इसमें फूड स्टोर्ड होगा। पूरा ब्रांचेस में स्टोर्ड है और सारे ब्रांचेस बता रहे हैं कि ये में जो फ्लावर लगता है पहले पिंक रहता है और फिर बाद में कुछ दिनों बाद व्हाइट हो जाता है। हाँ, तो ये नेचर का ये लाइट पिंक होता है। तो ये इसका टेक्निकल रीजन क्या है कि ये सब नहीं, ये तो जो इंटरनल पिगमेंट्स होते हैं उसी में चेंज आता है। मैच्योरिटी का हाँ, phenomenon मैच्योरिटी है। का इंडिकेशन है ये। मैच्योरिटी का दिस इज द एजिंग ऑफ द फ्लावर। एजिंग ऑफ द फ्लावर होती है, इस वजह से फ्लावर जो होते की हैं बात वो पूछ रहे थे। तो फ्लावर्स जो है ये तो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो इसलिए फ्लावरिंग के पहले पत्तियां फूड मटेरियल इतना बना के स्टोर कर देती हैं। बताइए, जो हम जो देखते हैं कि पूरा पेड़ जो है वो लीफलेस है इस समय ऑलमोस्ट। तो वो एक विंटर्स में इसको फूड कहाँ से मिल रहा है? नहीं, तो ये होता है कि जिस समय लीफिंग होती है इसमें विंटर्स से पहले पत्तियां बहुत घनी होती हैं, बरसात में निकली हुई। तो वो फूड कहाँ स्टोर रहता है? वो प्लांट के अंदर ही रहता है ना, स्टेम में। वो स्टेम में रहता है और दोबारा पत्तियां निकलने के पहले वो जो फूड मटेरियल है उसका यूटिलाइजेशन पहले फ्लावरिंग में कर लिया जाता है। क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। सरवाइव करने के लिए उसको अपने जैसे दूसरे प्लांट्स बनाने हैं। फ्लावर्स बनेंगे तभी फ्रूट्स बनेंगे, तभी सीड्स बनेंगे। एक क्वेश्चन अभी किसी ने किया था कि इसको रिप्रोड्यूस कैसे करें? क्या इसके बीज होते हैं या कलम होती हैं? नहीं, बीज तो होते हैं, लेकिन जैसे यहाँ आसपास उगे हुए नहीं दिख रहे, इसका मतलब इसके बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट नहीं होते। वरना इसको टिश्यू कल्चर से इसको करवा सकते हैं अपन। टिश्यू कल्चर से करा सकते हैं, या दूसरा जो अगर बीज गिर के और अगर वो एकदम प्लांट में बन रहे हैं तो उसको कंजर्व किया जा सकता है। रेनी सीजन में जब यहाँ उगते होंगे छोटे सैपलिंग्स, तब उनको यहाँ से ले जाके अगर हम प्रोटेक्ट करें तो फिर नर्सरी में लगाया जा सकता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या रेनी सीजन में ये जर्मिनेट होते हैं या इसमें डॉर्मेंसी रहती है और अपने इंडिया के एनवायरनमेंट में ये जर्मिनेट ही नहीं हो रहे। ये भी हो सकता है। हाँ, इसलिए रेनी सीजन में इसको देखना पड़ेगा। रेनी सीजन प्लांटलेट आते हैं कि देखा ही नहीं इसको। जनरेट तो होते थे, हमने देखा ही नहीं कौन से सीजन में होते थे। नहीं, रीजनरेट होंगे तो बरसात में ही होंगे। बरसात ही एक ऐसा सीजन होता है कि बरसात में अपने आप गिरे हुए बीज अगर उग गए फूल तो हम थोड़े उसके दिन में बीज बनेंगे। बीज बनने के बाद जब बीज नीचे गिरेंगे तो वो जर्मिनेट होंगे। तो अगर यहाँ मॉइस्चर के जो करता धरता है शायद उनके लिए एक मैसेज ये है कि जब बरसात में इसकी पौध बढ़े
तो उसको अपन पॉलीथीन में लेके और नर्सरी टाइप रख ले तो एक ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी समाज की। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात करी है, क्योंकि समर्स का टाइम है। इसका एक जो अर्थ डे पर जो हम मैसेज भी देना चाह रहे थे, ये अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप अगर इसके करीब रहते हैं तो इसको बढ़ाने की कोशिश करें। और एज सिंपल एज हम गर्मियों में आम खाते हैं, आम की गुठलियां हम बचा कर रख लें, और जहां कहीं भी ऐसे बैरन लैंड्स लग रहे हैं उधर गुठलियां दबा दें। अगर हमने ये काम कर दिया, उसमें एक आम का पेड़ भी उग गया, तो हमने ये हमारी ग्रीन फील्ड वॉक सक्सेसफुल रही, हमारा ये कहना सक्सेसफुल रहा, हमारा अर्थ डे सेलिब्रेट करना सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी तरह से अपन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, यानी हर स्पीशीज को अपन को कंजर्व करना है, व्हाइट टेबूबिया हो चाहे येलो टेबूबिया हो। खास तौर से मैं कहूँगा कि जो कि रेयर वैरायटी की है और बड़ी मुश्किल से यहाँ ला के लगाई गई हैं, उसको और प्रोपोगेट करें। उसका सही तरीका ये है कि जब भी बरसात में यहाँ छोटे छोटे पौध मिले तो उसको फिर अपन किसी पॉलिथीन में लेके उसको अपन नर्सरी टाइप जगह पर रख लें, लगा लें घर में, तब भी उसको अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गमले में अपना उसको अटेंशन मिलेगा। हाँ, पहले 2-4 साल गमले में रहने दे, फिर उसको देख रही थी के अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। ये क्या है, क्या देख रही थी आप इसके अंदर? इस फ्लावर को मैंने ओपन करके देखा कि इसके अंदर क्या नजर आ रहा है, मेल एंड फीमेल। जी बताइए। और ये लेकिन इस वक्त इसके एंथर्स गिर गए हैं और सिर्फ गाइनीशियम दिख रहा है। एंथर गिर गए हैं और फीमेल पार्ट यानी गाइनीशियम दिख रहा है। ये हम कैसे करें? अगर हम कोई फ्लावर उठाते हैं तो हम कैसे वो समझेंगे ये फ्लावर मेल है या फीमेल है? नहीं, फ्लावर में दोनों पार्ट्स होते हैं, ज्यादातर फ्लावर्स में मेल एंड फीमेल दोनों ही होते हैं, और ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसमें से अभी इसके एंथर्स इसके मैच्योर होने के बाद गिर चुके हैं। एंथर्स मतलब क्या होता है? मेल पार्ट। ये वाला इसमें ये थे तो सही, अभी तो और ये जो चिपका हुआ है ना, ये मेल पार्ट। ओके, लेकिन कुछ कुछ टपकता रह रहा है इधर ऊपर से। ये भी टपका अभी। ये क्या है? ये उसका लोअर पार्ट, ये इसको हम कैलिक्स कहते हैं। ग्रीन पार्ट जो दिख रहा है ओके, ये कैलिक्स कहलाता है। और ये जो ऊपर बाहर निकला हुआ पार्ट है ये फीमेल पार्ट है। ये जो ऊपर हिस्सा निकला हुआ है इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, ओके, और जब ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है तो पॉलन ग्रेन्स इसी के ऊपर जर्मिनेट होकर अंदर पहुंचते हैं, जहां से सीड सेटिंग की प्रोसेस शुरू होती है। तो ये जो कैलिक्स के अंदर है, यही चीज जो है वो आगे जाके ओवरी जो है फल बनेगी और इसके अंदर सीड्स बनेंगे। ये जो गोला गोला दिख रहा है, ये इस ओवरी के अंदर सीड्स बनेंगे और फल बनेंगे फिर उसके। तो इसमें ये प्लांट में हमने देखा कि सीड्स बनेंगे, लेकिन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें नहीं है, तो इसको टिश्यू कल्चर के द्वारा ही आगे बढ़ाया जा सकता है, प्रोपोगेट किया जा सकता है। तो आज हमने देख लिया कि ये जो टेबूबिया, व्हाइट टेबूबिया है, इसको जो प्रोपोगेशन होगा वो टिश्यू कल्चर के द्वारा ही होगा। ये आज हमने देख लिया स्टडी कर कर इसका फ्लावर। इसमें थोड़ा सा मैडम ये बताइए, कॉमन मैन क्या समझे टिश्यू कल्चर क्या होता है? मतलब वो यहाँ से हम क्या चीज ले जाएं और उसका कल्चर कहाँ करवाएं, क्या है वो? टिश्यू कल्चर यानी कि प्लांट के किसी भी टिश्यूज को हम लेबोरेटरी कंडीशन में पूरा उसका मीडियम देके उस पर कल्चर करें। तो प्लांट के हम किसी भी पार्ट से उसको कल्चर कर सकते हैं। ईच एंड एवरी सेल ऑफ प्लांट इज टोटीपोटेंट, यानी उसके पास पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि पूरा फुल प्लांट बना है। तो हम टिश्यू कल्चर की फैसिलिटी भोपाल में कहाँ कहाँ है? भोपाल में कई लैब्स में टिश्यू कल्चर की फैसिलिटी है। पहला कॉलेजेस, हाँ कॉलेजेस में भी है। लोगों ने अपने लैब्स डाले हुए हैं, जिसमें एक ब्लॉसम नाम का लैब तो इसी एरिया में है, नए पुराने भोपाल में है, ग्रो टिप्स नए भोपाल में है, और भी कई लैब्स हैं जहाँ पे टिश्यू कल्चर होती है। MPCST की लैब भी है। MPCST की टिश्यू कल्चर लैब ओबेदुल्लागंज में है, बहुत बड़ा सेटअप है उनका। और वो लोग भी ये कोशिश करते हैं कि जो रेयर प्लांट्स हैं उसका हम टिश्यू कल्चर करा के उसको बचाने की कोशिश करें। क्योंकि इस संदर्भ में एक जैसे हम पलाश के फूल देखते हैं तो पलाश के मैक्सिमम फूल हम लोग ऑरेंज कलर के ही देखते हैं, लेकिन 2 प्रजातियां और होती हैं जिसमें एक में व्हाइट फ्लावर्स लगते हैं, एक में येलो फ्लावर्स लगते हैं। तो येलो पलाश जो है वो ओबेदुल्लागंज के पास बुधनी रोड पे मिलता है। तो उन लोगों ने वहां से वो फ्लावर्स कलेक्ट कराए थे हम लोगों के कहने पे, और वो इसका टिश्यू कल्चर कर भी रहे हैं। शायद अभी सक्सेसफुल हुआ या नहीं इसकी कोई हमें जानकारी नहीं मिली है। ठीक है। और इधर एक बॉम्बैक्सिबा भी मुझे दिख रहा है सामने, वो बिल्कुल उसकी लीफलेस।
आइए आगे देखने। ये देख सकते हैं आप कितनी दूर तक इसकी रूट्स गई हैं। इसको कहते हैं बट्रेस रूट्स बट्रेस रूट्स दूर दूर ये तना है, ठीक है, और ये रूट्स निकलती जा रही हैं। ये अभी हम रूट्स देख रहे हैं ये, और ये देखिए हम कितनी दूर आ चुके हैं इस प्लांट के। रूट्स के दो काम होते हैं, एक तो प्लांट को सपोर्ट भी देते हैं और दूसरा एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से, तो ये दोनों काम कर रहे हैं रूट्स। तो जितनी ज्यादा दूर तक गए उतना ज्यादा स्टेबिलिटी दर्शाता है ये पौधे की, और इसी वजह से ये इतने बड़े बड़े हवाओं के थपेड़े और सीजन्स जो इतनी तेज तेज हवाएं चलती हैं, इसी वजह से ये इनको सहन भी कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रूट्स। इतनी दूर दूर तक इनकी रूट्स फैली हुई हैं, बटरेस रूट्स हैं। पहचान लिया बॉम्बेक्स सीबा, ये बॉम्बेक्स सीबा है, इस वक्त लीफलेस है, इसके में जो फल हैं वो भी फट चुके हैं। वो देखिए उसमें से इस प्लांट को कहते हैं सिल्क कॉटन, वो देखो कॉटन निकल रही है। एक मिनट मैं उसके करीब जाकर बताता हूँ। जूते नहीं पहना मैं, इसके करीब जाकर अगर हम देखें, कोशिश करी जाएगी, है वो डैडी ले आए। चलिए, वेरी नाइस। ये फल देख सकते हैं हम कैसे फटा हुआ फल है बॉम्बेक्स सीबा का। ये कॉटन निकल रहा है इसमें से, आप देख सकते हैं। और ये भी ले आए। किस किस्म से इसका कॉटन हो रहा है, इसके फ्रूट्स में से निकला हुआ, और ये बीज है। इसके बारे में चीनो पे एक मिनट। पहले इसको सालमेलिया कहते थे, सालमेलिया मलाबेरिकम कहते थे, और इसकी वो जो स्टोरी थी शलमाली की, वो यही कि इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचेस बहुत जगह जगह तक फैली रहती हैं, और ये पूरा विंड ब्रेक की तरह काम करता है, विंड में भी खराब नहीं होता। तो इसके बारे में ये कहा गया था कि नारद मुनि से एक दिन शालमिली ने कहा कि हम जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। उन्होंने कहा आपके ऊपर हवा के देवता की कृपा है, इसलिए आप इतने स्ट्रांग हैं और आप बहुत हवा में भी गिरता नहीं है पेड़। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हम ऐसा नहीं, मेरी खुद की स्ट्रांगनेस है। तो वरुण देवता ने फिर उनके शाखाओं को, तो इसकी जो स्ट्रेंथ को और एरोगेंस को देख के वरुण देवता ने कहा नहीं, ये मेरी वजह से ये सरवाइव कर रहे हैं, और मैं आपको इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि भगवान ने जब पृथ्वी बनाई थी उस समय उन्होंने इस पेड़ के नीचे रेस्ट किया था, इसलिए मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, अदरवाइज आप में इतना स्ट्रेंथ नहीं है। तो शालमेली ये सब सुन के डर गई और उन्होंने अपनी थोड़ी ब्रांचेस को समेट लिया। इसी किस्म के हो गए थे, मतलब लीव्स उन्होंने झड़ा दी अपनी, और इसी किस्म के कुछ हो गए थे उस जमाने में वो। जी हाँ हाँ हाँ। तो ये है बॉम्बेक्स सीबा। हाँ? बॉम्बेक्स सीबा, इसका हम फ्रूट देख सकते हैं, और फ्रूट के अंदर से इस किस्म के बीज और सिल्क टाइप का कॉटन निकालता है। लेकिन इसके फाइबर्स जो है बहुत कम लेंथ के होते हैं, इसलिए कपड़े के लिए काम में नहीं आते, स्टफिंग में काम आते हैं। फाइबर्स जो है सिल्क है ना, ये सिल्क कॉटन कहलाता है। इसका अगर अपन गद्दा बनाए नहीं, हम लोगों के घर में तकिए तो यूज किए हुए हैं हम लोगों ने बचपन से। इसकी जो रुई है इसको निकाल के तकिया भरवाया जाता है। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो बीज हैं, ये जब इनको अच्छा पानी और वो मिलेगा तो जर्मिनेट होंगे, तो इस तरह की पौध नीचे बहुत मिलेंगी। फिर यहाँ पे भी यही मैसेज जा रहा है कि इन पौधों का संरक्षण किया जाए, पौध पॉलिथीन में डाल के एक नर्सरी टाइप जगह पे रख के या किसी इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाए, तो ये ट्रीज प्रोपोगेट हो सकते हैं। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी पहुँच सकते हैं। फॉरेस्ट में इसी तरह से प्रोपोगेट होते हैं, ट्री के सीड्स वहीं के वहीं गिरते हैं, वहीं उगते हैं और उसी क्लाइमेट में एक्वेंटेड रहते हैं। बस ये होता है कि जैसे इतने सारे सीड्स हैं जिस समय बरसात में उगते हैं तो उनमें कंपटीशन फॉर फूड हो जाती है। वो जब स्ट्रगल चलता है तो उसमें से एक दो सरवाइव कर पाते हैं, बाकी सारे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। वाले ने कंपटीशन हर जगह। जी 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 बिल्कुल। ये देख सकते हैं कैसे उड़ रहा। अरे थैंक यू सो मच।
एक मिनट पकड़ेंगे। मोजे उतार के पूरा सिस्टम हाँ, ये आप ये दिखा दीजिए तब तक कि कैसे ये हवा जब चल रही है तो ये उड़ भी रहे हैं इसके। हाँ। ये हवा और के ये साथ हाँ, एक आध बीज भी इस बीज रुई टाइप नहीं, की चीज़ है। ये रुई टाइप अल्लाह मियाँ ने इसीलिए बनाई है क्योंकि बीजों का डिस्पर्सल हो सके, वो दूर दूर जाके जर्मिनेट हो। सीड डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है। जैसे कपास के बीज होते हैं ये भी ठीक उसी तरह के होते हैं। इसके जो फाइबर्स होते हैं ये भी सरफेस फाइबर्स होते हैं, केवल सरफेस से लगे रहते हैं, इसलिए बड़ी आसानी से ये अलग निकल आते हैं। और हम लोग MVM में पढ़ते थे और जिस समय हम लोग रिसर्च करते थे उस समय तो हम लोगों का लगातार कॉलेज जाना होता था। तो ये वहाँ बॉम्बे के बहुत सारे पेड़ हैं, तो फरवरी में उसमें जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तब से ये प्लांट हम लोगों को आकर्षित करता है। पहले कलरफुल फ्लावर्स दिख जाते हैं, फिर फ्रूट्स में जब सीड्स निकलते हैं तो ये अलग अलग सीड जो हो जाता है तो पूरा बिल्कुल बॉल के समान होता है, बीच में बीज लगा रहते, चारों तरफ रेशे होते हैं। तो जब हवा चलती है तो यहाँ से वहाँ रोल होते रहते थे। हम लोग वो स्टेडियम वाला बीच का जो स्पोर्ट्स वाला ग्राउंड था वहां से निकलते थे, तो कभी बीज यहाँ से वहां दौड़ रहे हैं, कभी वहां से वहां बहते हुए जा रहे हैं। जब तक बरसात हो के ये गीले नहीं हो जाते तब तक वहाँ पे ये नजारा हमें हमेशा दिखाई देता था। ये सीड डिस्पर्सल का मैकेनिज्म, सीड डिस्पर्सल का मैकेनिज्म। एक्सपर्ट से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी वजह से कोई हार्मफुल इफेक्ट या एलर्जी या उस टाइप से नहीं, जो कॉमन लोगों जिस किसी को रेशों से एलर्जी होती है, जैसे कई बार रुई धुनकने के वहां आसपास पहुंच जाए तो उसकी वजह से एलर्जी होती है, उस तरह से हो सकती है। अदरवाइज ये एलर्जिक प्लांट नहीं है। और इसके फाइबर्स भी जैसे कॉटन के फाइबर्स यूज होते हैं उसी तरह से होते हैं, पर इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए नॉर्मली इसको तकियों में या कुशन्स में तकियों और कुशन्स में भर देते हैं इसको कहते हैं सिल्क कॉटन, राइट। ये इसका आप पेड़ देख सकते, इसका फ्रूट देख सकते हैं। और हिंदी में इसका नाम है सेमल। टफ है और सेमल का पेड़ है ये। अच्छा है, मतलब हाँ। डेकोरेटिव है। बिल्कुल सही, टफ है बहुत। सेमल का पेड़। अब अपन ठीक, जाने आइए। चल रहे थे ना मंदिर की उस तरफ। तो हम इधर से नहीं चले, कहीं से भी जहाँ से तुम चलो जो दिखे चलिए। हाँ, बात कर लेंगे, पेड़ तो आ जाएंगे। वहाँ चलोगे नजमा हेप्तुल्ला के घर? आइए। चलिए, ये कौन सा पेड़ है? ये भी एक पाम ट्री टाइप का कुछ दिख रहा है। हाँ जी, बताएं। ये तो खजूर का पेड़ है। खजूर, हाँ, खजूर का पेड़ है। इसमें देखिए स्टेम के ऊपर पत्ती गिरने के जो निशान है उसको लीफ स्कार्स कहते हैं। ये बहुत प्रोमिनेंट दिखते हैं। एक मिनट बताइए, लीफ स्कार्स कहाँ है? ये जो दिख रहा है बचे छोटे पत्ते पत्तियों के। नहीं, ये हाँ, ये लीफ बेसिस होते हैं, ये चिपके रह जाते हैं। ओके, तो ये लीफ के बेसिस हैं। जी, और ये पत्ती जो है उसके ऊपर से टूट जाती है, ये नीचे चिपके रह जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लीफ स्कार्स। और ये यहाँ से देखिए, इसमें ये जहाँ इंजरी हो गई वहां से इसमें रूट्स निकलने लगी। अच्छा, ये इंजरी हुई थी और वहां से ये रूटिंग सिस्टम इसका बाहर आ गया। ओके, और ये रूट्स जो होते हैं ये नीचे की तरफ जाके पेड़ को ही सपोर्ट करते हैं, इनको स्टिल्ट रूट्स कहा जाता है। ओके। इसमें जो आप कह रही हैं इंजरी हुई है, ये देखिए, तो इंजरी इज बेनिफिशियल टू द प्लांट। ये नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है प्लांट्स के पास, कोई डॉक्टर के पास तो ले नहीं जाएगा उन्हें। दैट इज ऑफ कोर्स द डैमेज हैज बीन रिपेयर्ड बाय दिस। बाय देमसेल्व्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। ये कभी इंजरी हुई होगी इस प्लांट को, उधर से रूट्स आ गई हैं और अपना घाव खुद भर रही हैं। ये पूरा खजूर का पेड़ प्रोटेक्ट कर लिया अंदर का उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया। हर साल नई पत्तियों का एक ग्रुप निकलता है और पुरानी पत्तियां झड़ती हैं, तो हर साल की पत्तियों के ये स्कार्स छूटते जाते हैं। तो ये कभी प्लांट लीफलेस नहीं होता, हमेशा इसके क्राउन पे पत्तियां तो रहती हैं, लेकिन पत्तियां झड़ती भी हैं। और ये बहुत लंबा जा सकता है, नीचे से ये जो रूट्स बताई हैं ये इसको सपोर्ट करती हैं बाद में, और इसीलिए इतना लंबा चला जाता है प्लांट कि इसके ऊपर वो कहावत बन गई कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। फल लागे अति दूर, बिल्कुल सही। कॉर्नर पे लगा। डायरेक्शन हो रहा है, हम लोग तो इसी की छाया में खड़े हैं। क्राइसिस होती है तो हम थोड़े में भी अपना काम चला लेते हैं ना। हाँ, इसका भी धन्यवाद है। बिल्कुल। यहाँ अगर ये नहीं होता तो शायद हमें फिर धूप मिलती। तो ये छोटा सा पेड़ भी हमको जो छाया दे रहा है, तो हमें उसका मतलब
नहीं, मेरे ख्याल से अब ये वाला तो अभी अपन खत्म करते हैं, है ना, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। आज हमने बहुत सारे पेड़ों के बारे में बात करी, आज हमने ज्योग्राफी के बारे में बात करी, आज हमने अर्थ डे को सेलिब्रेट किया अपने ही तरीके से ग्रीन वॉक पर। जैसा कि आज एक्शन कुछ अगर हम अर्थ डे पर सोचे तो गर्मियों में हम आम जरूर खाएंगे, आम की गुठलियां बचाइए और कोई ऐसी जगह प्लांट करिए जहां पर बैरन एरिया है, जहां पर कोई प्लांट्स नहीं उगे हुए। अगर हमने ये काम कर लिया कि जो अपनी आम की गुठलियां खाई हुए उसको एक पॉलिथीन में भरकर कहीं मत फेंकिएगा, कहीं उसको पनपने का मौका देते हैं। और आज हम ये दूसरी जो चीज मैं कहना चाहूंगा इस अर्थ डे पर वो ये है, गर्मी बहुत तेज हो रही है, अपने घर के सामने एक छोटा सा बाउल रख दें, छोटा सा एक जिसमें पानी भरा जाए, तो जो स्क्वेरल्स हैं, जो प्यासी चिड़ियाएं हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। वो लोग प्यास से तड़प कर, इस मौसम बड़ा सख्त मौसम हो गया है बर्ड्स के लिए, हम सबको कोशिश करनी चाहिए, अगर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो अपनी बालकनी पे एक छोटा सा भगोना, छोटे सा बर्तन रख दें जो कि बर्ड्स और स्क्वेरल्स की प्यास बुझा सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बड़ा मजा आया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।